नमस्कार। आज हम पश्चिम बंगाल में हुए एक बहुत बड़े वोटर लिस्ट विवाद की पड़ताल कर रहे हैं। यहाँ लाखों लोगों के वोटिंग अधिकार दांव पर लगे हुए हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक अनजाना सॉफ्टवेयर और लाखों आम नागरिक। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। चलिए आपको एक सीन में ले चलते हैं। तारीख है 2 अप्रैल 2026। जगह है पश्चिम बंगाल का मालदा जिला। नेशनल हाईवे 12 पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा है और 7 जजों को बंधक बना लिया गया है। पर ये कोई अपराधी नहीं थे, नहीं, ये तो शिक्षक थे, किसान थे, ये वो आम लोग थे जिनका नाम वोटर लिस्ट से ही गायब कर दिया गया था। अब ये मामला कितना बड़ा है इसका अंदाजा जरा इस नंबर से लगाइए। 61 लाख, जी हां, 6.1 मिलियन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 60 लाख यानी 6 मिलियन और लोगों को संदिग्ध वोटर की कैटेगरी में डाल दिया गया है। मतलब इसे ऐसे समझिए कि पश्चिम बंगाल में हर 6 में से एक वोटर इस पूरी प्रक्रिया से किसी न किसी तरह से प्रभावित हुआ है। सोचिए, अगर 6 वोटरों का कोई भी समूह हो तो आंकड़ों के हिसाब से उनमें से एक का नाम या तो कट चुका है या उस पर सवालिया निशान है। तो ये सब हो कैसे रहा था? खैर, इस पूरे विवाद के केंद्र में है एक प्रक्रिया जिसे कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR। इसे नवंबर 2025 में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के नाम पर शुरू किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी आखिर हुई कैसे? लाखों लोगों के नाम पर एक साथ सवालिया निशान लग कैसे गया? इसका जवाब छिपा है एक सॉफ्टवेयर में। एक ऐसा एल्गोरिदम जिसे बिना ठीक से जांचे परखे, बिना टेस्ट किए ही इस्तेमाल में ले लिया गया। इसी सॉफ्टवेयर का काम था 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट का आज की लिस्ट से मिलान करना। और इस सॉफ्टवेयर ने लोगों को संदिग्ध क्यों माना? वजह सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नाम की स्पेलिंग में मामूली सी गलती, जैसे मोहम्मद में ओ की जगह यू का इस्तेमाल हो जाना, या फिर माता पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा का अंतर होना। अब भारत जैसे देश में जहां सरकारी दस्तावेजों में ऐसी गलतियां कितनी आम हैं, ये तो हम सब जानते हैं। इन्हीं छोटी छोटी वजहों से लाखों लोगों पर संदिग्ध का ठप्पा लग गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है, चुनाव आयोग के एक सीनियर अधिकारी ने खुद ये माना कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ये सॉफ्टवेयर 95% सही था या 60%। सोचिए, एक ऐसे सॉफ्टवेयर के भरोसे लाखों लोगों के वोटिंग अधिकारों का फैसला किया जा रहा था, जिसकी सटीकता के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। देखिए, जब ये SIR प्रक्रिया शुरू हुई तो कागजों पर इसका मकसद बताया गया था वोटर लिस्ट से अवैध अप्रवासियों को हटाना, लेकिन जो आंकड़े सामने आए वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी कह रहे हैं। अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो सिर्फ 4.3% वोटर ही ऐसे थे जिन्हें पुरानी वोटर लिस्ट से मैप नहीं किया जा सका। ये संख्या कुल वोटरों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। लेकिन अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। पूरे राज्य का औसत था 4.3%, लेकिन मधुआ समुदाय की सीटों पर ये बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी हैं। वहां अनमैप्ड वोटरों का औसत था 9.47%, यानी राज्य के औसत से लगभग दोगुना। तो अगर मकसद घुसपैठियों को हटाना था तो फिर ये आंकड़े तो घोषित लक्ष्य के बिल्कुल उलट तस्वीर दिखा रहे हैं। आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे हैं चेहरे, इंसान हैं, उनकी कहानियां हैं। उन लोगों की कहानियां जिनके नाम या तो हटा दिए गए या फिर संदिग्ध मान लिए गए। और इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है ये सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल हो। कारगिल युद्ध में देश के लिए लड़ने वाले एक सैनिक, हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज, वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की एक क्रिकेटर, राज्य सरकार के मंत्री, और तो और खुद इस रिवीजन प्रक्रिया को चलाने वाले बूथ लेवल अधिकारियों के नाम भी संदिग्ध लिस्ट में डाल दिए गए। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस शाहिदुल्लाह मुंशी, जिनका नाम भी हटा दिया गया था, उन्होंने कहा यह अपमानजनक और दर्दनाक था। जरा सोचिए, अगर एक रिटायर्ड जज को अपना नाम वापस लिस्ट में डलवाने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है तो एक आम नागरिक का क्या हाल होगा। अब हम इस मामले के एक और शायद सबसे गंभीर पहलू पर आते हैं। ये आरोप कि ये पूरी प्रक्रिया किसी खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल की गई। रानीनगर विधानसभा क्षेत्र का ये डेटा देखिए। यहां हिंदू बहुल बूथों पर सिर्फ 3% वोटरों को संदिग्ध के रूप में मार्क किया गया, जबकि ठीक उसी इलाके में मुस्लिम बहुल बूथों पर यह आंकड़ा 35% से 58% तक पहुंच गया। एक ही क्षेत्र, एक ही सॉफ्टवेयर, लेकिन नतीजे इतने अलग। और आरोप सिर्फ इतने ही नहीं हैं। कहा जा रहा है कि एक ही दिन में 30,000 से ज्यादा फॉर्म 6 भरकर दूसरे राज्यों से नए वोटर जोड़ने की भी कोशिश हुई।
अधिकारियों को व्हाट्सएप पर निर्देश दिए गए कि वे वोटरों को आधिकारिक समय सीमा से पहले ही अनुपस्थित दिखा दें। और तो और, जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई वो ऐसे नॉन सर्चेबल पीडीएफ फॉर्मेट में थी जिसे कोई आसानी से एनालाइज ही ना कर सके। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? जिन लोगों का नाम लिस्ट से हटा है, उनके पास आखिर क्या रास्ते बचे हैं? तो देखिए, प्रभावित वोटरों के लिए प्रक्रिया कुछ इस तरह है। पहला कदम है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपना नाम चेक करना। अगर नाम नहीं मिलता है तो ईसीआई पोर्टल पर ऑनलाइन अपील की जा सकती है। इसके अलावा स्थानीय एसडीएम, एसडीओ या डीएम ऑफिस में जाकर ऑफलाइन अपील भी जमा की जा सकती है, जिसके बाद एक ट्रिब्यूनल में सुनवाई का इंतजार करना होता है। लेकिन यहाँ एक और परेशान करने वाली सच्चाई सामने आती है। 2 लाख से भी ज्यादा अपीलें दायर हो चुकी हैं, पर अब तक ट्रिब्यूनल में सुनवाई कितने मामलों की हुई है? सिर्फ 2। सिर्फ 2 मामले। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि मामला कितना जरूरी और गंभीर है। नवंबर 2025 में प्रक्रिया शुरू हुई, 28 फरवरी को लिस्ट आ गई और अब 23 और 29 अप्रैल को चुनाव है। बीच में 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। मतलब समय बहुत ही कम है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर किसी का वोट, किसी का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार एक एल्गोरिथम से इतनी आसानी से मिटाया जा सकता है, तो इसका हमारे लोकतंत्र के लिए क्या मतलब है?